हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार। और आज 11 मार्च है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे न्यूज़पेपर में, आपने अगर देखा होगा तो पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा हैं आज। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द अदर न्यूज़। जो आर्टिकल है हमारा, और आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बहुत ही अलग और अलग पर्सपेक्टिव से है। तो मैं चाहूँगी कि दोनों जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं उसको आप ज़रूर सुनिए ध्यान से और उसके नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करें, बिकॉज बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इन्फॉर्मेशन कोचिंग से एसोसिएटेड है। आप में से अगर कोई क्लास करना चाहता है, फाउंडेशन कोर्स करना चाहता है, तो आईएएस दरबार एप्लीकेशन पे जा करके कुछ क्लासेस भी देख सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा गाइडेंस का प्रोग्राम मिलता है, एज यू नो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप ये गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग ट्रेनिंग दी जाती है, आंसर कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चन को समझना है, 7 to 8 मिनट्स में कैसे अपना आंसर कंप्लीट करना है, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर ट्रेनिंग में दी जाती हैं। आपका ग्रुप होता है, ग्रुप टेस्ट होता है, ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ से आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ये टाइम मैनेजमेंट की डायरी है। इस डायरी के थ्रू हम आपको बाउंड करने की कोशिश करते हैं कि आप अपने खुद को एनालाइज कर सकें कि हाँ, आप जेन्युइनली डेली कितना पढ़ते हैं, डेली आप कितना काम करते हैं। और ये डायरी जो होती है, ये आपके मेंटर्स को मदद करती है आपका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने में। तो यकीन मानिए, ये जो तैयारी है, ये इसमें जब हम आते हैं तो हमारा गोल बहुत बड़ा होता है, बट प्रिपरेशन में अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिलता है तो आपको बहुत सारी परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और अभी इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इतना ज़्यादा मटेरियल और इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें हैं मार्केट में, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, कि ये पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। तो आपकी जो पर्सनल स्टडीज़ है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपका एक प्रॉपर हम टाइम मैनेजमेंट और टारगेट बनाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर लीजिएगा 8750069419 पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का कोटेशन है, गांधी जी के ऊपर हम बात करते हैं। गांधी जी के कोटेशंस को ही हम देख रहे हैं इन दिनों। तो आज का कोटेशन देखिए, बहुत ही प्यारा है। देयर इज़ नो गॉड हायर देन ट्रुथ। ट्रुथ का क्या इम्पॉर्टेंस था गांधी जी के लिए, ये आप इस कोटेशन से समझ पा रहे हैं। देयर इज़ नो गॉड, इन्होंने सच को, सच्चाई को, ट्रुथ को गॉड के ऊपर रखा है कि सच से बड़ा कोई और कुछ भी नहीं है, कोई गॉड भी इससे ऊपर नहीं है। अगर आप लोगों ने गांधी जी के बारे में पढ़ा है, इनकी स्टोरीज़ को जाना है, तो आपको पता होगा कि गांधी जी भी हम में से एक थे। लेकिन उनकी जो ख़ास बात थी वो यही थी कि वो झूठ नहीं बोलते थे, वो सच बोलते थे। और सच बोलने के लिए उनको जितनी भी कोशिशें करनी पड़ती थी, ऐसा नहीं था कि उनके मन में ये ख्याल नहीं आता था कि झूठ बोलना है, या फिर उनके मन में ये चीज़ नहीं आती थी। वो बिल्कुल आपके और मेरी तरह बिल्कुल आम इंसान थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को रिफॉर्म किया था, जिस तरीके से अपने आप को समझा था और ट्रुथ के इम्पोर्टेंस को फील किया था, और उसी इम्पोर्टेंस को लेकर के जो आपकी आज़ादी की इतनी बड़ी लड़ाई थी, वहाँ तक वो गए थे। और आपने देखा कि जितने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, उसमें उनको बहुत एक कमेंडेबल जीत भी हासिल हुई थी, बिकॉज ऑफ दिस ट्रुथ, ये जो फीलिंग थी उनके अंदर। तो आपकी पर्सनालिटी, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको अपने आप को एक अलग लेवल पर लेकर के जाना है, एक आईएएस बनाना है, किसी डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाना है, या और भी ऊंचा पद जो आपने सोच रखा है अपने लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को बदलना होता है अपनी लाइफ में। जो डेली की चीज़ें हैं, आपकी छोटी छोटी आदतें हैं, उसको आपको बदलने की ज़रूरत होती है समहाउ। तभी आपको लगता है कि एक दिन ऐसा आता है जब आपको लगता है कि एवरीथिंग इज चेंज नाउ, और अब आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं अपनी उस पर्सनालिटी से। तो इट्स ऑल अबाउट द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो काम है वो आज से होना चाहिए, अभी से होना चाहिए। इसके लिए कोई दिन तिथि नहीं होता कि जब मेंस हो जाएगा, इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी, फिर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम उसी दिन से शुरू हो जाना चाहिए जिस दिन से आपने सोचा है कि आपको कुछ अलग करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हैवी टच रेगुलेशन, जीएस पेपर 3 में इसको एसोसिएट कर देंगे। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है।
साइंस टेक में भी आ जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी में भी आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे सेक्शन में ये जो टॉपिक है ये इंक्लूड हो जाएगा। टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि अभी कोविड के बाद से सारी चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर चली गई हैं, ठीक है ना। लेकिन आज का जो डिस्कशन है वो है ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सीरीज़ देखते हैं, वेब सीरीज़। अभी जब से सिनेमा हॉल्स वगैरह क्लोज हुए थे तो लोगों का रुझान वेब सीरीज़ की तरफ ज़्यादा चला गया था, हालांकि पहले भी था। तो वेब सीरीज़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं, बोली जाती हैं जो किसी के आस्था, उसके धर्म, उसकी जो सोसाइटी है, कल्चर है, उसको इम्पैक्ट कर देता है। और उसको लेकर के कुछ ग्रुप हैं जो बहुत प्रभावित होते हैं और फिर वो कोर्ट तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? क्या हमारे यहाँ पर ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है? जो आईटी रूल्स हैं भारत में वो क्या कहते हैं? तो आईटी रूल 2021 आया है दैट अलाउ एग्जीक्यूटिव टू कर्ब क्रिएटिव फ्रीडम इन मिसगाइडेड क्वेस्ट फॉर रेगुलेटरी प्रायोरिटीज। तो ये क्या है? इस रूल में क्या कहा गया है? इंडिया में जो पहले के रूल्स थे वो किस तरीके के हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसके बाद वाला आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है मुद्दा आपको मैंने बता दिया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अभी जिस तरीके से ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग हो रही है, वेब सीरीज़ की, सीरियल्स वगैरह दिखाए जा रहे हैं, इवन मूवी को भी वेब सीरीज़ के फॉर्म में ला करके नेटफ्लिक्स, अमेजोन वगैरह पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि कुछ जो लाइंस बोली जाती हैं या कुछ ऐसे एक्ट दिखाए जाते हैं जो किसी की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं और फिर उसके बाद वो उनका मानना होता है कि इनको सज़ा देनी चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। ये सब चीज़ें अभी हो रही हैं। द एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट रेगुलेशन क्रिमिनलाइजेशन हॉन्ट ऑफ द फ्लेजिंग इंडस्ट्री विच हैव फाइटन ऑफ अटैक्स ऑन द क्रिएटिव फ्रीडम ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स। तो ये जो क्रिएटिविटी है आज सोशल मीडिया का, जो क्रिएटिविटी है या ये जो सिनेमेटिक फ्रीडम को दिखाया जाता है, क्रिएटिविटी दिखाई जाती है, तो क्या उसको रोका जा रहा है? यहाँ पर आखिर ऐसा क्या हो रहा है? सो वाइल मोस्ट रीसेंट कन्वर्सेशन हैज़ फोकस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरीज गाइडलाइन ऑफ डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल 2021, आईटी रूल 2021, ज़रूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। इंटरमीडियरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, ये जो रूल है इसको नोटिफाई किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25 फरवरी को। बिजी बॉडीज हैव बीन ट्राइंग टू सेंसर ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। जो ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सेंसर किया जा रहा है इस रूल के द्वारा, ठीक है ना। तो 23 पिटीशंस डाले जा चुके हैं अभी तक। ये जो ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग होती है इसके खिलाफ हाई कोर्ट्स में, अलग अलग हाई कोर्ट्स में 23 पिटीशंस डाले जा चुके हैं। आप डायरेक्ट एग्जाम्पल के तौर पे इसको कोट कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। तो हर जगह पर यही बताया गया है, अलग अलग मुद्दे रहे हैं। कहीं पर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आघात पहुंचाने का रहा है, कहीं पर कुछ ऐसे कंटेंट जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी ओरिएंटेड है उसको दिखाया गया है, फिर जो राइट टू प्राइवेसी है समहाउ उसको ब्रीच करता हुआ कुछ ऐसा कंटेंट है। और इसको लेकर के कई सारे PILs, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस डाले गए हैं जहाँ पे कि जो मार्जिनाइज्ड और वल्नरेबल लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। हैव वेपनाइज्ड बाय द सेल्फ अपॉइंटमेंट डिफेंडर सोशल कल्चर रिलीजियस वैल्यूज़। तो ये जो कल्चरल वैल्यूज़ है उसको कैसे ठेस पहुंचाया जा रहा है इसके खिलाफ, ठीक है ना। सो हैवी हैंडेड रेगुलेशंस, criminal proceedings have been initiated against employees of the company। तो अब ये जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, जो नेटफ्लिक्स, अमेजोन, इन सब में जो काम करने वाले लोग हैं, ऑब्वियसली उनको यहाँ पे टारगेट किया गया है। कुछ एक एक्ट को भी एग्जांपल के तौर पे बताया गया कि क्या एक्ट है जो यहाँ पे कल्चरल बिलीफ्स को ठेस पहुँचाता है। इसके लिए FIR दर्ज करवाया गया है। खास करके बताएं कि लोगों को धमकी भी दी गई है, फ़ोन वगैरह पे धमकी दी गई है एंड द थ्रेटन किया गया है। पर्सनल लिबर्टी को ऑब्वियसली यहाँ पे चैलेंज किया जा रहा है। एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ सजेस्टेड दैट द हार्शर क्रिमिनल पेनल्टीज कुड बी कंसिडर्ड फॉर वायलेशन ऑफ गाइडलाइंस। आईटी रूल 2021 का अगर वायलेशन होगा तो उसके लिए जो पनिशमेंट है उसको भी दिया जाएगा। सो द इम्पोजिशन ऑफ एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी अंडर आईटी रूल 2021
would far exceed the central government's rule making power under 69A of the IT Act. तो जो 69A है, सेक्शन 69A है IT एक्ट का, क्या वो इन चीज़ों को काउंटर करता है? उसमें क्या क्या प्रावधान थे जिनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता था या फिर नहीं किया गया? तो यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, छोटा सा कंपैरिजन है। IT रूल जो 2021 लाया गया, क्यों लाना पड़ा और जो सेक्शन है 69A IT एक्ट का, उसके बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन है जिसको यहाँ पे बताया गया है। पहला क्या है, जो पावर है सेक्शन 69A के तहत कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जो सेक्शन 69A है उसको आप सब जगह पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जहाँ पे इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पर सवाल उठ जाए या डिफेंस ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट से एसोसिएटेड कोई भी मामला हो, वहीं पर आप उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है ना। वाइल डिसेंसी और मोरालिटी is the ground of available under the Article 19(2) of the Constitution to impose reasonable restrictions upon the free speech। तो अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें तो आर्टिकल 19(2) जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। इट हैज़ बिन डेलिबरेटली omitted from the text of section 69A and implication is that the powers under section 69A cannot be used to regulate online content। तो सेक्शन 69A जो है उसका इस्तेमाल आप किसी ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर सकते होते तो फिर नए रूल को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। डिस्पाइट दिस द IT रूल 2021, अब जो 2021 का IT रूल आया है, इसमें क्या किया गया है, रिक्वायर्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन कंटेंट। अब उसमें क्लासिफाई करना होगा किस बेसिस पर उसको टारगेट किया जा रहा है। तो उसको क्लासिफाई करते हुए द सब्सटेंस एब्यूज एंड ऑल्सो मैंडेट एक्सेस कंट्रोल एज वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अब एप्लीकेबल होंगी सो दैट उन कंटेंट को व्यू करने से उसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। दूसरा क्या है, 69A सेक्शन की ही बात करते हैं। इट स्टेट्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डायरेक्ट एनी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट और इंटरमीडियरी टू ब्लॉक एक्सेस टू ऑनलाइन कंटेंट। तो इसके तहत आप ऑनलाइन कंटेंट वगैरह को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, ये है 69A में। लेकिन कोई भी जो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है वो इसके तहत आता ही नहीं है। मतलब अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ऑनलाइन कंटेंट को तो प्रोहिबिट कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है। ये देखिए 69A बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है पिछले साल भी, लेकिन जो वीडियो स्ट्रीमिंग है वो इसके परव्यू में नहीं आता है। तो नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, ये सारी चीज़ें इसके तहत नहीं एक्ट होती हैं। एंड द पीनल प्रोविजन अंडर द सेक्शन 69A(3) ऑल्सो प्रेस्क्राइब्स इम्प्रिजनमेंट और फाइन ओनली फॉर एन इंटरमीडियरी। तो जो इंटरमीडियरी है उसके खिलाफ आप इसमें एक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो अमेज़ॉन प्राइम या नेटफ्लिक्स वगैरह है, दैट फिल्म शोज द अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। अब वो क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो चीज़ें आप कोई भी सीरियल या वेब सीरीज़ देख रहे हैं, तो वो इंटरमीडियरीज नहीं हैं। जो अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स है वो इंटरमीडियरीज नहीं हैं, जबकि जो आपके मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, वो सारे इंटरमीडियरीज हैं। तो उसके खिलाफ तो एक्शन हो सकता है, लेकिन नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन के खिलाफ आप कोई भी एक्शन यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये बता रहे हैं कि जो 69A है उसकी लायबिलिटी कितनी है। तीसरा है, ओनली ग्रांट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट द पावर टू ब्लॉक फॉर एक्सेस बाय द पब्लिक और कॉजेज टू बी ब्लॉक्ड फॉर एक्सेस by the public any information generated, transmitted, received, stored, hosted in computer resource। तो कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स से कोई भी चीज़ आ रही है उसको ब्लॉक कर सकते हैं। नाउ अब जो IT रूल 2021 बनाया गया उसको ब्रॉडर किया गया, इट इज़ मच ब्रॉडर। और इसमें क्या क्या इंक्लूड है, अपॉलॉजी और डिस्क्लेमर, रिक्लासिफिकेशन, कंटेंट डिलीशन, मॉडिफिकेशन ऑफ द कंटेंट, ये सब कुछ इस IT रूल 2021 में इंक्लूड है। दैट सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड द स्कोप ऑफ द पावर। अब जो पावर 69A प्रोवाइड करता था सेंटर को, इससे ज़्यादा पावर रूल 2021 IT का प्रोवाइड कर रहा है आपके गवर्नमेंट को। दूसरी दिक्कत क्या है, दिक्कत है जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बनाए जाते हैं। जो 3 टायर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया है, इसमें सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं,
ठीक है ना, जो इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई गई है उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं। यहाँ पे कोई भी आपके जुडिशरी या सिविल सोसाइटी से लोगों को नहीं रखा गया। देयर इज़ नो गारंटीड रिप्रेजेंटेशन, कोई ऐसा गारंटी नहीं है कि जुडिशरी या सिविल सोसाइटी से रखा जाएगा। तो जब भी आप किसी कानून को बनाने की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स ही कैसे उस कमेटी का हिस्सा हो सकते हैं। तो रिव्यू कमेटी कॉन्स्टिट्यूट अंडर द रूल 419A ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ रूल 1951 ऑल्सो सोली कंसिस्ट ऑफ ऑफिशियल्स बिलोंगिंग टू द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच को शामिल कर लेना भी एक ऑब्वियसली इनएडिक्वेसी को दिखाता है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस को शो करता है और ये क्वेश्चनेबल बना देता है पूरे सिस्टम को। तो इसीलिए जो जुडिशरी और सिविल सोसाइटी है उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। एंड मेनी ऑफ द चेंजेस दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट सीक्स टू इम्प्लीमेंट द आईटी रूल वेल इंटेंशन्ड एंड डिजायरेबल। तो जो आईटी रूल 2021 में बदलाव किए गए हैं उसकी आवश्यकता भी है, डिज़ायर्ड भी है, ज़रूरी भी है, लेकिन ऑन द सेक ऑफ दिस रूल्स लोगों की जो प्राइवेसी है उसका भी हनन नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप प्रॉपर एक कमेटी आपको बनाई जानी चाहिए जहाँ पे जुडिशरी का रोल हो, एग्जीक्यूटिव का रोल हो, हर किसी का रोल यहाँ पर ज़रूरी है। अगला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, सी रंगराजन साहब का ये आर्टिकल है एंड एस महेंद्र देव इनका आर्टिकल है, द पुश स्मॉल फार्मर्स नीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। FPOs नाम तो बहुत सुन रहे होंगे आप लोग, FPOs का बहुत सारे स्कीम्स आते हैं जहाँ पर FPO का जिक्र होता है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस। FPO का फुल फॉर्म क्या है? फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये आज ज़रूरी है भारत में, इसको बता रहे हैं। तो देखिए भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब भी आप एग्रीकल्चर की तरफ देखते हैं, एग्रेरियन डिस्ट्रेस की तरफ देखते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत है आज घटता हुआ फार्म होल्डिंग। जो साइज़ है, ज़मीन की जो साइज़ है वो लगातार घटती जा रही है। 70-71 के दशक में जहाँ ये 2.3 हेक्टेयर का हुआ करता था, वहीं आज 15-16 का जो डाटा है वो 1.08 हेक्टेयर का है। तो लगातार क्या हो रहा है, ज़मीन के टुकड़े जो हैं वो होते जा रहे हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में ज़मीन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या है? जाहिर तौर पर पॉपुलेशन इंक्रीजन, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसी के हिसाब से बंटवारा हो रहा है, उसी के हिसाब से जो खेती है वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे ये आप डाटा इसको लिख सकते हैं कितने राज्य में कितना हेक्टेयर का है। अब स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं, ठीक है ना। तो इनको कलेक्टिव तौर पर एक अभी ग्रुपिंग्स बना दिए जा रहे हैं। ये ग्रुपिंग कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है और कितना फ़ायदा पहुंचा रहा है इन लोगों को। तो जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं वो सभी लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और यही जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं ताकि जो फार्मर्स हैं, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको मदद किया जा सके। सेंटर भी इसको इनकरेज कर रही है FPOs को, जो फार्मर्स को डायरेक्टली मदद कर सकते हैं। 2011 में इसको इंटेंसिवली स्टार्ट किया गया था, प्रमोट किया गया था FPO को, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFAC, नाबार्ड, स्टेट गवर्नमेंट एंड NGOs के द्वारा, ठीक है ना। अब अभी हाल फिलहाल के सालों में और इसको बढ़ा दिया गया है। तो नंबर ऑफ जो FPOs हैं वो भी बहुत ज़्यादा है देश में। मेंबरशिप कितने की होती है? 100 से लेकर के 1000 फार्मर्स तक की मेंबरशिप होती है एक FPOs में, ठीक है। और इसमें काफ़ी सरकार की तरफ से भी एलोकेशन दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं। भारत में 5000 से 7500 तक एंटिटीज़ हैं, डिफरेंट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ हैं जो काम कर रही हैं। बजट में भी अलग से अनाउंसमेंट किया गया था। 5 ईयर टर्म का एग्जम्पशन भी दिया गया यहाँ पे कि जो किसान चाहे वो यहाँ से डायरेक्ट मदद ले सकते हैं। क्रेडिट गारंटी दिया जाता है किसानों को, उनको एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं चार्ज नहीं देना पड़ता, टैक्स नहीं देना पड़ता। तो ये सारी सुविधाएं FPOs के थ्रू फार्मर को पहुंचाई जाती हैं। एंड अब इसका मिक्स्ड परफॉर्मेंस जो रहा है पिछले कुछ दशकों में, उसको ये बता रहे हैं राइटर, दैट सम एस्टिमेट्स शो दैट 30% ऑफ दीज आर ऑपरेटिंग वायबली वाइल 20% आर स्ट्रगलिंग। तो 30% तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन 20% क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सारे कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे काफ़ी एनकरेजिंग रिजल्ट, इसके अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं।
जैसे कि राजस्थान में जो पाली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ट्राइबल वुमेन इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। फार्म प्रोड्यूसर कंपनीज इन लोगों ने बना लिया है, और अपने यहाँ पे जो कस्टर्ड एप्पल है उनका भी काफ़ी हायर प्राइस इनको ये एफपीओज़ के थ्रू मिल रहा है। क्योंकि क्या होता है, फार्मर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है एफपीओज़, और वहाँ पे फिर इनको प्राइस निगोसिएशन में भी काफ़ी सुविधा मिल जाती है। फिर तमिलनाडु का भी एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कलेक्टिव फार्मिंग काफ़ी हेल्प पहुँचा रहा है, काफ़ी फ़ायदा हुआ है वहाँ पे किसानों को। नाबार्ड हैज़ अंडरटेकन द फील्ड स्टडी। अभी देखिए एक स्टडी किया गया पंजाब मध्य प्रदेश में, और वहाँ की स्टडी से कैसे रिजल्ट सामने आए हैं कि फ़ायदा कितना इंक्रीज़ हुआ, क्या डिक्रीज़ हुआ, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हुई कि इनकम बढ़ा कि नहीं। तो ये सब कुछ यहाँ पे चेक किया गया। तो इसमें इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये एक कंपैरेटिव स्टडी की महाराष्ट्र एंड बिहार की, ठीक है ना। एफपीओ जो है महाराष्ट्र में और एफपीओ जो है बिहार में, उसकी कंपैरेटिव स्टडी की गई। तो क्या पाया गया कि महाराष्ट्र में एफपीओज जो हैं वो ऑर्गेनिकली इवॉल्व्ड एफपीओज हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। और उससे उन्होंने क्या किया, मार्केट ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया, और उससे उनको काफ़ी बेनिफिट मिला। में बिहार में पीएफपीओज ओरिएंटेड प्रमोटेड एफपीओज वहाँ पर हैं, और ये देखा गया कि बिहार में भी लोगों को बहुत फ़ायदा मिला। 98% तक जो लोग थे उनकी इनकम बढ़ी, वहीं 2% पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये पूरा डाटा सामने आया कि कितने लोगों का इनकम बढ़ा, कितने लोगों का इनकम नहीं बढ़ा। तो ज़्यादातर लोगों का इनकम बढ़ा है, कुछ लोगों का इनकम इंक्रीज नहीं हुआ। तो यानी कि हम लोगों ने शुरू में ही देखा कि इसका एक कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पर किया जा रहा है, और एफपीओज कैसे इनके चैलेंजेस को कम करता है, डायरेक्ट हेल्प करता है, टेक्निकल स्किल्स देना, क्योंकि इन चीज़ों की आज कमी है, लैक ऑफ टेक्निकल स्किल है, इनएडिक्वेट प्रोफेशनल मैनेजमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे काफ़ी वीक हैं। तो ये सारे ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, चैलेंजेस हैं, जिसके वजह से जो स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनका काफ़ी नुकसान हो जाता है, और एफपीओज उनके डायरेक्ट मदद कर सकता है। तो यहाँ पे एफपीओज को और ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ये इसमें इन्होंने अलग अलग तौर पे बताया है, 3 सॉल्यूशंस इसके दिए हैं। पहला है अबव इशू सच वर्किंग कैपिटल, मार्केटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर हैव टू बी एड्रेस्ड वाइल स्केलिंग अप एफपीओज। तो एफपीओ को अगर आप बढ़ा रहे हैं, इनके नंबर को आप बढ़ा रहे हैं, तो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी आपको फोकस करना चाहिए। दूसरा है टू बी लिंक्ड विद द इनपुट कंपनीज, टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडर्स। तो इनकी टेक्निकलिटीज़ और टेक्नोलॉजी को भी इन्हांस करने की ज़रूरत है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पर, आईटी पर काम करने की ज़रूरत है। तीसरा है यूज़ द आर्गुमेंट साइज ऑफ द लैंड एंड फोकसिंग ऑन द ग्रुपिंग कॉन्टिग्यूस ट्रैक्ट्स। तो जैसे तमिलनाडु में कलेक्टिव फार्मिंग हुई, उसी तरीके से बाकी जगह पर भी लोगों को इकट्ठा होकर के और लैंड के साइज़ को इंक्रीज़ करके काम करना चाहिए। वुमेन फार्मर को भी इंकरेज किया जा सकता है, सो दैट वो बेटर रिटर्न यहाँ पर ले सकें, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इन्होंने बताया कैसे इनकम को इंक्रीज़ किया जा सकता है फार्मर्स के, और एफपीओस में डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट हेल्प कर सकता है किसानों की, और इवन वुमेन फार्मर्स की भी, उनको भी आगे इनकरेज कर सकता है एग्रीकल्चर में आगे आने के लिए, ठीक है ना। तो ये 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, और अब हम लोग कल बाकी के इंपॉर्टेंट डिस्कशन को देखेंगे, न्यूज़ को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।